हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एमएड की ये एमएड का जो सेकंड सेमेस्टर है और उसका 8th पेपर है, उसकी ये यूनिट है थर्ड। इस यूनिट थर्ड में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं वो है मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन मेथड। यानी कि इसके अंदर टीचर एजुकेशन के मॉडल्स को हम पढ़ेंगे और जो बी सेक्शन है उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शनल मेथड यानी किस तरीके से अनुदेशन, कौन सी विधियों से अनुदेशन दिया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन आपके कोर्स में दिए हुए हैं वो है बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, पर्सनैलिटीज पर्सनैलिस्टिक मॉडल एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट इन टीचर एजुकेशन, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन, नॉलेज बिल्डिंग कम्युनिटी मॉडल। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 और ये 6 मॉडल है टोटल, हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर जो बी सेक्शन है यानी इंस्ट्रक्शनल मेथड है, उसमें लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स और कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव टीचिंग, ये हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं इस यूनिट में। सबसे पहले आता है व्यवहारवादी शिक्षक मॉडल, बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल। शिक्षक शिक्षा यानी जो टीचर एजुकेशन है, इसका उद्देश्य केवल विषय ज्ञान, आजकल ज्ञान प्रदान नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टीचर एजुकेशन है उसमें उसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं रह गया है, किताबी ज्ञान देना नहीं रह गया है, बल्कि उसके द्वारा एक ऐसी प्रभावी शिक्षक तैयार करना है जो कि योग्य हो, कुशल हो, संवेदनशील हो और जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सके। यानी कि अब ये जो शैक्षिक परिवेश बदल रहा है, इसमें केवल सैद्धांतिक जो ज्ञान हम दे रहे हैं, थ्योरेटिकल जो नॉलेज दे रहे हैं वो ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो शिक्षक का व्यवहार है, उसके शिक्षण का जो कौशल है, कक्षा प्रबंधन की जो क्षमता है, संप्रेषण क्षमता है और निर्णय लेने की योग्यता भी उतनी ही आवश्यक है। और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा के अनेक मॉडल भी विकसित किए गए हैं। यानी ये वे मॉडल है जिसमें टीचर्स को एजुकेशन दी जा सके वर्तमान बदलते हुए परिवेश के आधार पर। और जो सबसे इनमें से जो महत्वपूर्ण एक मॉडल है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं वो है बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल यानी व्यवहारवादी शिक्षक शिक्षा मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये मनोविज्ञान की जो व्यवहारवादी विचारधारा बिहेवियरिज्म पर आधारित है। व्यवहारवाद के अनुसार मनुष्य का जो व्यवहार है वो जन्मजात नहीं होता। व्यवहारवाद का जो स्कूल है, बिहेवियरिज्म का जो स्कूल है, वो ये कहता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो जन्म से ही नहीं होता है, बल्कि उस व्यवहार के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी होते हैं। वातावरण भी होता है, उनके खुद के अनुभव होते हैं, जीवन अनुभव होते हैं, अभ्यास है, पुनर्बलन है, इनके माध्यम से जो भी सीखा जाता है वो उनके व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए यदि शिक्षक है उसको उचित प्रशिक्षण दिया जाए, अभ्यास करवाया जाए और फीडबैक दिया जाए, पुनर्बलन दिया जाए, रीइंफोर्समेंट दिया जाए, तो उसके जो शिक्षण व्यवहार है यानी जो शिक्षण कार्य है उसमें हम वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो मॉडल है ये व्यवहारवादी विचारधारा पर आधारित है। और व्यवहारवादी जो शिक्षक शिक्षा मॉडल है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक के शिक्षण व्यवहार को वैज्ञानिक व्यवस्थित ढंग से विकसित करना है। और इसमें शिक्षक के व्यवहार को छोटे छोटे कौशलों में विभाजित कर दिया जाता है। और ये कौशल हमने कहाँ पढ़ा था? माइक्रो टीचिंग के अंदर हमने पढ़े थे, है ना। माइक्रो टीचिंग के अंदर हमने ये सारे कौशल डिटेल में पढ़ रखे हैं। और ये कौन से कौशल है? जैसे प्रश्न पूछना हो गया, व्याख्या करना हो गया, उदाहरण देना है, श्यामपट्ट का प्रयोग है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, कक्षा का प्रबंधन करना है। तो इन कौशलों का विकास करना शिक्षक के अंदर, इन कौशलों का क्या करवाया जाता है? बार बार अभ्यास कराया जाता है और प्रत्येक अभ्यास के बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है और यदि कमियां रह जाती है तो उसमें सुधार करवाया जाता है। सुधार के बाद पुनः अभ्यास करवाया जाता है। इस प्रकार जो ट्रेनी स्टूडेंट होता है, जो प्रशिक्षी शिक्षक होता है, वह धीरे धीरे क्या बन जाता है? एक प्रभावी और दक्ष शिक्षक बनता है। अब ये तो एक सामान्य सी जानकारी थी। अब व्यवहारवादी शिक्षक शिक्षा मॉडल का अर्थ क्या है? बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल वह प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखा, मापा और आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाता है। इसका विश्वास है कि प्रभावी शिक्षण व्यवहार अभ्यास, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यानी कि एक वह
शिक्षण प्रणाली है जिसमें हम टीचर का जो बिहेवियर है उसको देख सकते हैं और उसमें अगर कमी लगती है या सुधार की आवश्यकता लगती है तो संशोधन भी किया जा सकता है, जिससे शिक्षण व्यवहार जो है वो प्रभावी हो सके। इस मॉडल में प्रशिक्षण केवल सिद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक होता है। जैसे कि कोई प्रशिक्षु शिक्षक है, विद्यार्थियों से प्रभावी प्रश्न नहीं पूछ पाता है, तो क्या करना होगा, उसे उसी कौशल का यानी प्रश्न पूछने के कौशल का बार बार अभ्यास कराया जाएगा, यानी इस व्यवहार में उसको दक्ष बनाया जाएगा, उसकी त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया जाएगा और वापस उसी कौशल का अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसका जो शिक्षण व्यवहार है वो इस कौशल के प्रति वो बेहतर होता जाएगा। अब आता है इसकी परिभाषा। परिभाषा भी हमें अपने एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो परिभाषाएं, डेफिनेशन, हमें कोटेशन जरूर लिखने हैं। तो बीएफ स्किनर की, अब हमें पता है बीएफ स्किनर कौन है, व्यवहारवादी। तो बीएफ स्किनर की परिभाषा इस मॉडल के अंदर आएगी। बीएफ स्किनर के अनुसार व्यवहार जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वो पुनर्बलन के द्वारा नियंत्रित और विकसित किया जा सकता है। स्किनर ये कहते हैं कि जो ये व्यवहार है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, पुनर्बलन के द्वारा, रीइंफोर्समेंट पर बल देते हैं। यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम होते हैं तो व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, और नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी तरह से इसी क्रम में स्किनर के बाद में एलन एंड रेयान के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य ऐसे विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों का विकास करना है जो विद्यार्थियों के अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाए। मतलब शिक्षण व्यवहार प्रभावी होगा, जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसका शिक्षण व्यवहार प्रभावी होगा तो अधिगम भी प्रभावी होगा। इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है कि व्यवहारवादी मॉडल का केंद्र बिंदु शिक्षक का प्रत्यक्ष एवं मापन योग्य व्यवहार है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है कि इस व्यवहारवाद की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान की एक प्रमुख विचारधारा, इसका विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। जो प्रमुख प्रवर्तक है जॉन बी वॉटसन माने जाते हैं, और बाद में इवान पावलोव है, एडवर्ड थॉर्नडाइक है, बीएफ स्किनर ने इसे और ज्यादा विकसित किया। अब व्यवहारवाद के अनुसार क्या होता है, तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। सीखना जो है वो अनुभव और वातावरण का परिणाम, यानी सीखना हम जन्म से लेकर के नहीं आते, हमें अनुभव होंगे, हमारे आसपास के वातावरण से हम सीखते हैं। फिर है व्यवहार को उत्तेजना और प्रतिक्रिया के आधार पर समझा जा सकता है, यानी कि स्टिमुलस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स होगा, और जब बार बार ये प्रक्रियाएं होगी तो वो हमारा व्यवहार बन जाता है। अच्छे व्यवहार है उसको हम पुनर्बलन के द्वारा, रीइंफोर्समेंट के द्वारा मजबूत बना सकते हैं। अवांछित जो व्यवहार है, यानी जो बुरा व्यवहार है जिसे हम नहीं चाहते, उसको नियंत्रित और संशोधित किया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति है वो उचित प्रशिक्षण अगर दिया जाए तो वह भी सीख सकता है। ये जो सिद्धांत है, व्यवहारवाद के सिद्धांत है, इनको हम टीई में लागू, यानी टीचर एजुकेशन में लागू करके बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल विकसित किया गया है। ये सिद्धांत इसके अंदर काम करते हैं। अब व्यवहारवादी जो शिक्षक शिक्षा मॉडल है, इसके उद्देश्य क्या उद्देश्य है, हम टीचर को ये मॉडल से क्या सिखाना चाहते हैं। तो शिक्षक के शिक्षण व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, प्रभावी शिक्षण कौशलों का विकास करना, प्रशिक्षु जो शिक्षक है उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, कक्षा प्रबंधन की दक्षता विकसित करना, विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावी बनाना, शिक्षण को वैज्ञानिक योजनाबद्ध बनाना, प्रशिक्षु में आत्म मूल्यांकन की आदत विकसित करना, और शिक्षक को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना। फिर है विशेषताएं क्या क्या है, तो व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता है। इस मॉडल का मुख्य आधार होता है शिक्षक का प्रत्यक्ष व्यवहार। इसमें यह देखा जाता है कि शिक्षक कक्षा में कैसे पढ़ाता है और विद्यार्थियों से संवाद कैसे करता है, यानी इंटरेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से प्रश्न पूछता है, कैसे प्रश्न पूछता है, अनुशासन कैसे बनाए रखता है। व्यवहार को मापा और सुधारा भी जा सकता है। इससे क्या होता है कि प्रशिक्षण जो है वो और भी अधिक प्रभावी बन जाता है। फिर आता है सेकंड, स्पष्ट एवं मापन योग्य उद्देश्य है। सेकंड विशेषता यह है, प्रशिक्षण से पहले निर्धारित किया जाता है कि शिक्षक में कौन कौन से व्यवहार विकसित करने हैं,
उदाहरण के लिए प्रभावी प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करना है, या उचित पुनर्बलन देने का कौशल विकसित करना है, या उदाहरणों का प्रयोग करना सिखाना है टीचर को, तो इन उद्देश्यों का मूल्यांकन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि इसके अंदर जो उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और मापने योग्य होते हैं। कौशल आधारित प्रशिक्षण, पूरा जो प्रशिक्षण होता है वो छोटे छोटे शिक्षण कौशलों पर आधारित होता है, और प्रत्येक कौशल का अलग अलग अभ्यास भी करवाया जाता है। माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें हर एक कौशल के लिए 6 मिनट होता है, तो अलग अलग अभ्यास भी कराया जाता है, जिससे प्रशिक्षु धीरे धीरे आवश्यक शिक्षण दक्षताओं में निपुण हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता है पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। अच्छे शिक्षण व्यवहार की अगर प्रशंसा करी जाती है, यानी जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसने अच्छे से पढ़ाया है, सभी कौशलों का उचित प्रयोग किया, अगर उसकी प्रशंसा की जाती है, सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रशिक्षु उसी व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होता है, अन्य प्रशिक्षु भी उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर आता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। प्रत्येक अभ्यास के बाद प्रशिक्षु को उसकी कमियां हैं और विशेषताओं की जानकारी दी जाती है, यानी हर एक कौशल जो है वो खत्म होने के बाद में जो उसके साथी प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं, टीचर जो होता है उनका, वो कमियों के बारे में भी बताता है कि और किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, और जो उसने अच्छा किया होता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यह प्रतिपुष्टि तत्काल होती है और रचनात्मक होती है। कोई भी कार्य के दौरान अगर हम सुधार के लिए प्रयास करते हैं, आकलन करते हैं, तो वह रचनात्मक होती है। इससे क्या होता है, सुधार की प्रक्रिया जो है वो और तेज हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता है निरंतर अभ्यास। इस मॉडल में एक बार जो अभ्यास है वो पर्याप्त नहीं माना जाता है। जब तक शिक्षक अपेक्षित दक्षता प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक अभ्यास और सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि एक बार आपने स्किल का अभ्यास कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दक्ष हो गए। आप में जब तक कंप्लीट सुधार नहीं आ जाता, सारी कमियों पर आप कमियों को नहीं सुधार लेते हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। निरंतर अभ्यास इसकी विशेषता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। मूल्यांकन जो किया जाता है वो व्यक्तिगत राय नहीं होती, बल्कि कुछ निर्धारित मानदंड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनके आधार पर किए जाते हैं, जिससे इसमें निष्पक्षता बनी रहती है। इस सिद्धांत के कुछ आधारभूत सिद्धांत है, जैसे पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, छोटे छोटे चरणों में अधिगम का सिद्धांत, व्यवहार संशोधन, सतत मूल्यांकन। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल लिख सकते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत है, यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षु है उसको अगर हमने सकारात्मक पुनर्बलन दिया तो वह अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ बनाता है, और नकारात्मक पुनर्बलन दिया तो जो बुरा व्यवहार है उसकी दर में हम कमी कर सकते हैं और वह विलोपित किया जा सकता है। अभ्यास का सिद्धांत, निरंतर अभ्यास करके हम सभी कौशलों में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जो शिक्षण व्यवहार है वो प्रभावी हो सकता है। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, हर एक स्किल को समाप्त करने के बाद उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसकी कमियों और अच्छाइयों को बताया जाता है। छोटे छोटे चरणों में अधिगम, यानी कि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट करके पढ़ाया जाता है। व्यवहार संशोधन इसका प्रमुख सिद्धांत है। व्यवहार में संशोधन होता है, इस तरीके से पुनर्बलन, अभ्यास, प्रतिपुष्टि द्वारा व्यवहार में संशोधन किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन, जब शिक्षक प्रशिक्षु पढ़ा रहा होता है या अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा होता है तो उसी दौरान सतत मूल्यांकन उसका किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल हम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें पीडीएफ में लिखा नहीं है। तो इन सिद्धांतों के कारण प्रशिक्षण क्या होता है, और व्यवस्थित बन जाता है, प्रभावी बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, परिणामोन्मुख बनता है। तो ये सिद्धांत आप लोगों को याद करने हैं। अब व्यवहारवादी शिक्षक, हर एक शिक्षक मॉडल का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो इसी तरह से इस मॉडल की प्रक्रिया जिसके अंदर पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य सबसे पहले जब भी कोई मॉडल बनाया जाता है उसके अंदर पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी हमें कौन से शिक्षण व्यवहारों का विकास करना है यह पहले तय कर लिया जाता है। ये पहले ही तय कर ले। तो पहला स्टेप हो गया उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा हो गया कौशलों का चयन, कौन से कौशल है जिनमें हमें प्रशिक्षु को दक्ष बनाना है। प्रश्न पूछने का कौशल, व्याख्या करना, उदाहरण, पुनर्बलन, ब्लैक बोर्ड का उपयोग। फिर आदर्श प्रदर्शन, मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन। विशेषज्ञ शिक्षक है, पहले जो शिक्षक उनको सिखा रहा है, जो मेंटोर उनका है, उन सभी कौशलों का प्रदर्शन करे ताकि उन जो बच्चे हैं, जो प्रशिक्षु शिक्षक है, वो सही से देख सके कि किस प्रकार से इन कौशलों का प्रयोग किया जाना। तो एक आइडियल डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर के द्वारा किया जाना होता है कौशलों के चयन के बाद। अभी इसके प्रदर्शन करने के बाद आती है स्टूडेंट्स की बारी। तो इसके अंदर हम सूक्ष्म शिक्षण करवाते हैं। जो प्रशिक्षु शिक्षक होता है वो एक सीमित समय, यानी एक कौशल के लिए कितना समय देना होता है, 6 मिनट,
और सीमित विद्यार्थियों 5 से 6 विद्यार्थियों का ग्रुप होता है के सामने केवल एक कौशल का अभ्यास करता है। फिर सूक्ष्म शिक्षण में इस अभ्यास के बाद, एक कौशल का अभ्यास करने के बाद उसने खत्म कर लिया वो, और उसके बाद में जो उसके साथी जो सहपाठी जो होते हैं और जो गाइड होता है वो क्या करते हैं, उसको सुधार के लिए सुझाव देते हैं। यानी कि हैंडराइटिंग अगर सही नहीं लिखी है, जो शब्द उन्होंने शामपट पे लिखे वो स्पष्ट नहीं है, या जो बोल रहे थे, प्रश्न बोल रहे थे वो यदि सही संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, तो उसके सुधार के लिए वो सुझाव देते हैं। फिर होता है पुनः शिक्षण। यदि सुधार देने सुधार के जो सुझाव देने के बाद फिर से उसी स्किल का लेसन उस स्टूडेंट को देना होता है, जिसे हम बोलते हैं पुनः शिक्षण। सुझावों के आधार पर प्रशिक्षु फिर से वही पाठ पढ़ाता है। अब पुनः शिक्षण करने के बाद इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जो कुछ नॉर्म्स के आधार पर उसकी दक्षता का आकलन किया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर किसका है? व्यवहारवादी शिक्षक शिक्षा मॉड्यूल के ये 7 चरण है, जिसमें पहला था ऑब्जेक्टिव, और दूसरा कौशलों का चयन है, फिर तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशन है, फिर माइक्रो टीचिंग, फीडबैक और रीटीचिंग और इवैल्यूएशन। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो शिक्षा व्यवहार का मॉडल है, इसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? शिक्षक केंद्रित नहीं है, इसमें शिक्षक क्या काम करता है? मार्गदर्शक की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। जहां जहां स्टूडेंट को दिक्कत आती है वहां वो उसको सहयोग करेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक प्रेरक की तरह होता है, प्रशिक्षक होता है, पर्यवेक्षक करता है, उत्तम तरीके से सुपरविजन भी करता है। यानी कि पैनी दृष्टि से वो ये देखता है कि किस प्रकार से और सुधार किया जा सकता है या क्या उसके अंदर विशेषताएं हैं। मूल्यांकनकर्ता की भूमिका भी निभाता है, और शिक्षक जो है सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने वाला होता है। ये तो थी शिक्षक की भूमिका। जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसकी क्या भूमिका होती है? वह सक्रिय रूप से सहभागी रहता है। यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, डिटेल आप खुद लिख लेना, क्योंकि मैं समझा रही हूँ। क्लास में भी मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया है, और आपकी ही आप लोगों ने जब कहा कि इस तरीके से वीडियो बन जाए तो कभी भी सुन सकते हैं, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें मैंने पॉइंट्स ही मेंशन किए हैं। जो प्रशिक्षु शिक्षक है उसकी सक्रिय सहभागिता होती है, और नियमित अभ्यास करने वाला होता है। वो सेल्फ इवेल्यूशन भी करता रहता है कि मैं कहाँ सही पढ़ा रहा हूँ, कहाँ मेरी गलती हो रही है। जो सुझाव उसको मिलते हैं उसको एक्सेप्ट भी करता है, और उसको लागू अपने व्यवहार में शामिल भी करता है। शिक्षण व्यवहार में सुधार करता है। तो ये प्रशिक्षु शिक्षक की भूमिका होती है। अब इसके क्या लाभ है? इस मॉडल के लाभ, इससे क्या होता है? एक तो शिक्षण कौशलों का विकास होता है, विद्यार्थी के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, त्रुटियों का समय पर सुधार हो जाता है, क्योंकि जैसे ही स्किल समाप्त होता है, एक 6 मिनट का स्किल समाप्त होता है, उसके सहपाठी और प्रशिक्षक जो है उसको फीडबैक देते हैं, और त्रुटियों का पता चल जाता है, और उसी समय पर वो सुधार कर लेता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है, यानी कि इसमें किसी का पक्षपात भेदभाव नहीं होता, जो चीजें सामने दिख रही होती है वही बताई जाती है। कक्षा प्रबंधन में दक्षता आती है, जब कमियों को तुरंत सुधार लिया जाता है तो क्लास के जो मैनेजमेंट है उसमें भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रभावी संप्रेषण क्षमता में भी प्रभावी बन जाती है। तो ये इस मॉडल के लाभ हैं, और कुछ कमियां भी है। लाभ के अंदर ये भी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार होते हैं, विद्यार्थियों में अधिगम में सुधार होता है, प्रशिक्षण जो और अधिक व्यवहारिक बन जाता है, और शिक्षक की जो व्यावसायिक दक्षता है वो बढ़ती है। सीमाएं, कमियां क्या है? यह केवल प्रत्यक्ष व्यवहार, जो व्यवहार दिख रहा है उसी पर बल देता है। जो भावनाएं हैं, जो रचनात्मकता है, उस पक्ष की उपेक्षा हो सकती है। प्रशिक्षण में अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक स्किल है, फिर उसको वापस पुनः रीटीचिंग करवाई जाएगी, तो इस तरीके से सभी जो शिक्षक प्रशिक्षु उनके साथ ऐसे किया जाएगा, तो समय बहुत अधिक इसके अंदर लगता है। वास्तविक कक्षा की जटिल परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं दर्शा पाता है। जब अपने ही सहपाठी बैठे हों, प्रशिक्षक बैठे हों, तो कक्षा की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उससे उसका सामना नहीं हो पाता है। सभी शिक्षण परिस्थितियों में समान रूप से यह प्रभावी नहीं होता है। अब हमारे जो भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है उसमें इसका क्या महत्व है, और एनईपी के संदर्भ में हमें महत्व देखना है। तो हमारे देश में क्या बीएड है, एमएड है, और आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और डाइट सीटी जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरण शिक्षण क्या होता है, सिमुलेशन, अभ्यास शिक्षण तथा कक्षा अवलोकन जैसी गतिविधियां इसी मॉडल पर आधारित है। यह मॉडल शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यानी कि हमारे देश में जो बीएड, एमएड, डाइट सीटी जो भी चल रहे हैं उसके अंदर जो माइक्रो टीचिंग हो रही है, सिमुलेशन हो रहा है, प्रैक्टिस टीचिंग हो रही है, क्लास ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो सब कौन से मॉडल पर आधारित है? वो सब व्यवहारवादी शिक्षक शिक्षा मॉडल पर आधारित है।
एनईपी के संदर्भ में महत्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा को अधिक व्यवहारिक कौशल आधारित दक्षता मुखी बनाने पर बल देता है। बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है। क्यों, कैसे? कि ये कौशल आधारित शिक्षण दे रहा है और हमें एनईपी 2020 में वही चाहिए। अभ्यास और इंटर्नशिप को भी महत्व देता है, सतत प्रतिपुष्टि मूल्यांकन पर बल देता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवहार विकसित करता है, व्यवसायिक दक्षताओं का निर्माण करता है। और अंत में हमें लिखना है इसके निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने ये सब चीजें पढ़ी। बिहेवियरिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल शिक्षक शिक्षा का वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुख मॉडल है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षक के शिक्षण व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, उसे प्रभावी बनाना, दक्ष और उत्तरदायी शिक्षक के रूप में विकसित करना है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं, कुछ कमियां भी है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षण कौशलों के विकास और माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, अभ्यास शिक्षण, शिक्षण की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए यह मॉडल सबसे अधिक उपयोगी मॉडलों में एक माना जाता है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मॉडल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और डिस्क्रिप्टिव रूप से आप इसमें लिख सकते हैं। अपने विचार भी इसके अंदर लिखना है आपको। अब नेक्स्ट आपका जो मॉडल है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल, CBTE, योग्यता आधारित शिक्षक शिक्षा मॉड्यूल। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, परिचय। शिक्षा किसी भी जो राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र, उसका जो बेस होता है वो होता है वहाँ की एजुकेशन कैसी है। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक होता है वो कौन होता है? वो होता है एक शिक्षक। वो होता है एक शिक्षक। यदि शिक्षक क्या है? योग्य है, कुशल है, दक्ष है, तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। इसी उद्देश्य से शिक्षक शिक्षा में अनेक मॉडल विकसित किए गए, जिसमें हमने एक बिहेवियरिस्टिक पढ़ा है। अब नेक्स्ट है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल, CBT, बहुत महत्वपूर्ण है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं है। अभी हम जो भी मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें किसी का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं है। अब इस मॉडल के अनुसार क्या है? कुछ विशिष्ट योग्यताएं, अब ये अलग चीज है, उसमें हमने व्यवहार को उन्नत बनाया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे? विशिष्ट योग्यताएं, कॉम्पिटेंसीज का विकास करना है, जिसकी सहायता से प्रभावी शिक्षण कर सके। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन CBT का विकास 1960-70 के दशक में अमेरिका में हुआ था। भारत में NCFTE 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने भी दक्षता आधारित शिक्षक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन के लिए 2009 में आया था, उन्होंने भी, और NEP 2020 ने भी दक्षता आधारित शिक्षक शिक्षा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन पर बल दिया है। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है, कॉम्पिटेंसी का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ है किसी कार्य को निर्धारित मानकों के अनुसार सफलतापूर्वक करने की क्षमता। टीचर एजुकेशन का अर्थ है शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, मूल्यों का प्रशिक्षण देना। इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इन दोनों को मिलाना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन वह प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक के लिए आवश्यक दक्षताओं का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। मतलब कौन कौन सी दक्षताएं, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी एक टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, मूल्यांकन उन्हीं दक्षताओं के आधार पर किया जाता है, यानी दक्षता केंद्रित होता है, दक्षताओं का विकास करना होता है। इस मॉडल का जो केंद्र बिंदु रहेगा वो है शिक्षक की दक्षताओं का विकास करना। परिभाषाएं हैं, दो परिभाषाएं हम देख लेते हैं हस्टन और एलम की। हस्टन ने 1974 में कहा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन इज द प्रोग्राम डिजाइन टू डेवलप दोज कॉम्पिटेंसीज विच आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल टीचिंग। यानी इस परिभाषा के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक योग्यताओं का विकास करना है। योग्यताओं का विकास करना है मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। फिर है एलम ने कहा था कि CBT इज अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड अपॉन स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंसीज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ट्रेनी। प्रशिक्षणार्थी को केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि व्यवहार में अपनी दक्षता भी प्रदर्शित करनी होती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? CBT का विकास शिक्षा में बढ़ती गुणवत्ता की आवश्यकता के कारण हुआ है। शिक्षा में गुणवत्ता आनी चाहिए, तो इस चीज की जरूरत थी, इसी आधार पर CBT का डेवलपमेंट हुआ। और अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई 1960 में, 1960 में इसकी शुरुआत हुई।
हस्टन एलम ने इसे विकसित किया था और भारत में एनसीटी ने इसे अपनाया। एनईपी 2020 ने आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर बल दिया। वर्तमान में बीएड, एमएड, डाई, टाइप कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है? यह जो सीबीटी है किस पर आधारित है? ये प्रयोजनवाद पर आधारित है। अभी जो पहले मॉडल हमने पढ़ा था व्यवहारवाद पर था, ये प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, करके सीखना, अभ्यास, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। अब व्याख्या है इसकी, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवनोपयोगी कौशल विकसित करना है। इसलिए शिक्षक को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहारिक दक्षताओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? सीबीटी का आधार मुख्यतः बिहेवियरिज्म तथा मास्टरी लर्निंग है। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के अनुसार सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, इसलिए शिक्षक की प्रत्येक दक्षता का अभ्यास करवाया जाता है जिससे कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, और दक्षताओं का अभ्यास ही कॉम्पिटेंसी है। यदि शिक्षक को प्रभावी प्रश्न पूछना सीखना है तो केवल सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि क्या करवाया जाएगा? बार बार अभ्यास करवाया जाएगा। अब इस मॉडल के क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्यों को हमें एक एक करके पढ़ना है। पहला उद्देश्य प्रभावी शिक्षण कौशल विकसित करना। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य शिक्षक में ऐसी शिक्षण दक्षताओं का विकास करना जिससे वह कक्षा में प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। जैसे यदि वह पढ़ा रहा है तो उसकी जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है उसकी स्पष्ट व्याख्या करना, बार बार बीच बीच में से प्रश्न पूछना है, और जो शामपट का प्रयोग किया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहा है, वह सही उपयोग होना चाहिए, उसमें लिखावट सही होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आने योग्य होनी चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण कौशल को विकसित करना। फिर है व्यावसायिक दक्षताओं का विकास। शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ न होकर एक कुशल शिक्षाविद बने। इसमें क्या शामिल है? नेतृत्व भी होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, यानी कि जो बोल रहा है बच्चों को वैसी वैसी चीजें पहुंचनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, निर्णय क्षमता होनी चाहिए। तो ये व्यावसायिक दक्षताओं का विकास भी करना था। आईसीटी का प्रयोग करना भी टीचर को आना चाहिए। फिर है तीसरा उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार। यदि शिक्षक दक्ष होगा तो क्या होगा? विद्यार्थी और अच्छे से सीखेंगे। इसलिए सीबीटी का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? छात्र उपलब्धि बढ़ाना, आत्मविश्वास विकसित करना। लगातार अभ्यास और फीडबैक से क्या होता है कि उस शिक्षक प्रशिक्षु का आत्म कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। उसको जब रियल कक्षा एनवायरमेंट दिया जाएगा तो उसको पढ़ाने में घबराहट नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा। उत्तरदायी शिक्षक तैयार करना। शिक्षक अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनता है, वह अपने शिक्षण का स्वयं मूल्यांकन करता है, खुद देखता है कि वह कहाँ सही है कहाँ गलत है और उसमें क्या सुधार की अपेक्षा है। तो इस तरीके से अपने कार्यों के लिए वह खुद उत्तरदायी होता है। कॉम्पिटेंसी होती क्या है? दक्षता क्या होती? कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? ज्ञान है, कौशल, अभिवृत्ति, प्रदर्शन। ज्ञान को प्राप्त करना, स्किल सीखना और उसके प्रति अभिवृत्ति होना, एटीट्यूड होना, फिर उसको प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस करना। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, इसके साथ कौशल, अभिवृत्ति, प्रदर्शन, ये सब मिल करके कॉम्पिटेंसी का निर्माण करते हैं। यानी कि यदि किसी शिक्षक को स्मार्ट बोर्ड चलाना आता है लेकिन वो विद्यार्थियों को समझा ही नहीं पाता है तो वह पूर्ण दक्ष नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे तत्व उसके अंदर होने चाहिए तभी कॉम्पिटेंसी मानी जाएगी। शिक्षक की क्या दक्षताएं होनी चाहिए? पहला है प्लानिंग कॉम्पिटेंसी। योजन मतलब अगर टीचर जा रहा है क्लास में पढ़ाने के लिए तो उससे क्या क्या चीजें दक्ष होनी चाहिए, किन चीजों में दक्ष होना चाहिए जिससे प्रभावी अधिगम हो। तो सबसे पहला जो है वो है प्लानिंग कॉम्पिटेंसी, योजना बनाने की दक्षता। शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। क्लास में जाने से पहले उसके कुछ गोल होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए, और उसके अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए। समय का विभाजन भी करना चाहिए कि इस इतने मिनट के अंदर कितनी चीजें पढ़ा दी जाएगी। मूल्यांकन की योजना भी बनानी चाहिए कि मूल्यांकन करता रहे शिक्षक की जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छी योजना से क्या होगा? शिक्षण व्यवस्थित भी होगा और अधिगम प्रभावी होगा। और कौन सी दक्षता होनी चाहिए? कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी, संचार दक्षता होनी बहुत आवश्यक है। शिक्षक की यह जो शिक्षक की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावशील होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है कि टीचर स्पष्ट बोलने वाला, उदाहरण देने वाला, विद्यार्थियों की भाषा समझने वाला होना चाहिए।
क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा का प्रबंधन करने की दक्षता भी उसमें होनी चाहिए कि पूरी कक्षा पर वो सही से नियंत्रण रख सके। इसमें क्या है कि अनुशासन भी बनाए रखना है, समय का प्रबंधन भी होना चाहिए, यानी कि टॉपिक पढ़ाना शुरू किया या तो बहुत जल्दी खत्म हो गया या वो कई कई दिनों तक चल रहा, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रखना, कुछ विद्यार्थी है जो पीछे बैठते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करने की कला उसमें होनी चाहिए। वातावरण सकारात्मक होना चाहिए, बोझिल नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का वातावरण सकारात्मक रहेगा तो सीखना उत्तम होता है। फिर है उसके अंदर क्वेश्चनिंग की स्किल होनी चाहिए। अच्छा जो शिक्षक होता है वो ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे विद्यार्थी क्या सोचने को मजबूर हो जाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें ये इस तरह की चीजें आजकल चलन में है, इस तरह के स्किल चलन में है कि विद्यार्थी जो है सोचने पर मजबूर हो जाए। केवल हाँ ना वाले जो प्रश्न पूछकर नहीं पूछने चाहिए, बल्कि एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, वो पूछने चाहिए। रीइंफोर्समेंट स्किल होना चाहिए, जब विद्यार्थी सही उत्तर देता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इससे उसका उत्साह भी बढ़ता है। इवेल्युएशन कॉम्पिटेंसी, शिक्षक केवल परीक्षा नहीं लेता है बल्कि मौखिक प्रश्न भी पूछता रहता है, प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट भी लेता है, तो उनके द्वारा भी वह विद्यार्थियों का आकलन कर लेता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, गूगल क्लासरूम एआई टूल्स है, एलएमएस का उपयोग भी करना आना चाहिए। अब सीबीटी यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? दक्षता आधारित प्रशिक्षण है, पूरे प्रशिक्षण का आधार पूर्व निर्धारित कॉम्पिटेंसी होती है। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन इसकी विशेषता, ये केवल लिखित परीक्षा नहीं होती है बल्कि देखा जाता है शिक्षक वास्तव में कितना अच्छा पढ़ा सकता है। लिखित परीक्षा से नंबर आ गए इसका मतलब ये नहीं कि वह अच्छा टीचर बन गया है, बल्कि जब वास्तविक क्लास लग रही हो कितना अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, तो ये प्रदर्शन को देख करके भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तिगत गति से अधिगम, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपनी गति से सीख सकता है, कोई जल्दी सीखता है कोई धीमे, लेकिन अपनी अपनी गति से सब सीखते हैं। जो जल्दी सीखता है वो आगे बढ़ सकता है और जो धीमे सीख रहा है वह भी अपनी गति से सीख लेता है। सतत फीडबैक है, प्रशिक्षक हर गतिविधि के बाद सुझाव देता है, जो गाइड होता है, मेंटर होता है, उसको हर गतिविधि के बाद सुझाव देता है कि वह अपने शिक्षण व्यवहार को और कैसे उन्नत बना सकता है, जिससे कि क्या होता है कि उसके शिक्षण व्यवहार में लगातार सुधार होता है। अभ्यास पर बल, इस मॉडल में क्या बार बार अभ्यास करवाया जाता है, हर एक स्किल का अभ्यास करवाया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, सबसे पहले एक और विशेषता है, ये परिणाम आधारित शिक्षा होती है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर आधारित है, अंत में शिक्षक वास्तव में क्या कर सकता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब शिक्षक इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया, ट्रेनिंग प्रोसेस, सबसे पहले दक्षताओं की पहचान, फिर उद्देश्यों का निर्धारण है, सैद्धांतिक प्रशिक्षण है, माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, ये इसके स्टेप्स हैं। इन सभी स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अभ्यास शिक्षण है, हर एक स्किल का अभ्यास कराया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, सुधार किया जाता है, अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक की भूमिका और छात्र की भूमिका, शिक्षक की भूमिका इसमें कैसी होती है, वही सेम उसी की तरह से होगा, कुछ चीजें इसमें नहीं है, जैसे मार्गदर्शक भी है, व्यवहारवादी में भी हमने यही पढ़ा था, प्रेरक होता है, प्रशिक्षक होता है, मूल्यांकन करता है, यहाँ पर वो नवाचारी होता है शिक्षक। प्रशिक्षणार्थी यानी जो शिक्षक प्रशिक्षु है उसकी क्या भूमिका, सक्रिय भागीदारी है, आत्म मूल्यांकन होता है, अभ्यास है, फीडबैक स्वीकार करना है, निरंतर सुधार करना है। इस सीबीटी जो टीचर मॉडल है, शिक्षक शिक्षा मॉडल, इसके कुछ लाभ हैं। इससे कौन से शिक्षक तैयार होते हैं, गुणवत्तापूर्ण होते हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, कक्षा शिक्षण और प्रभावी बनता है, विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं, आईसीटी का उपयोग, ये स्किल है, ये दक्षता है, व्यावसायिक योग्यता, आईसीटी का उपयोग बढ़ता है, एआई का उपयोग करना की समझ बढ़ती है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है, प्रशिक्षण क्या होता है, व्यवहारिक और उपयोगी बनता है। अब इसकी सीमाएं हैं, प्रशिक्षण में समय अधिक लगता है, हर एक स्किल को डेवलप करने में सभी विद्यार्थियों को डेवलप करना है स्किल को, तो अधिक समय लगता है, और प्रत्येक दक्षता का मापन करना कठिन होता है, संसाधनों की ज्यादा जरूरत होती है, प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी होने पर भी उन दक्षताओं का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, कभी कभी रचनात्मकता पर ध्यान कम रह जाता है। अब भारतीय संदर्भ में इसका महत्व, भारतीय संदर्भ में ये एनसीटीई के द्वारा समर्थित है और एनईपी 2020 के अनुरूप आईटेप और बीएड कार्यक्रमों में ये बहुत उपयोगी है। और इस प्रमुख उपयोग क्या है, शिक्षक की जो व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना है, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। निष्कर्ष, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल आधुनिक शिक्षक शिक्षा का एक प्रभावी मॉडल है
ये शिक्षक को केवल ज्ञानवान नहीं बल्कि दक्ष, कुशल, उत्तरदायी, तकनीकी रूप से सक्षम, छात्र केंद्रित शिक्षक बनाता है। वर्तमान समय में जब शिक्षा परिणाम आधारित है, तकनीक संपन्न और कौशल केंद्रित होती जा रही है, तब यह मॉडल शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में और अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ठीक है, ये 2 मॉडल हो चुके हैं और ये तीसरा मॉडल है पर्सनलिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल, व्यक्ति केंद्रित शिक्षक शिक्षा मॉडल। प्रस्तावना। पुनः वही बात है कि आजकल की जो शिक्षा है वो केवल ज्ञान प्रदान करने वाली सैद्धांतिक नहीं रह गई है, किताबी ज्ञान देने वाली नहीं रह गई है, बल्कि वह क्या करती है, विद्यार्थी का सर्वांगीण चहुमुखी विकास को केंद्र में रखती है। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य होता है शिक्षा का। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विचार विकसित हुआ है कि एक अच्छा शिक्षक केवल विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है, बल्कि उसका व्यक्तित्व, व्यवहार, भावनात्मक परिपक्वता, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता, मानवीय दृष्टिकोण भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इसी सोच से पर्सनलिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल का विकास हुआ। यह मॉडल शिक्षक के व्यक्तित्व, आत्मविकास, आत्मबोध, आत्मविश्वास, रचनात्मकता तथा मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है। तो व्यक्ति केंद्रित जो है पर्सनलिस्टिक है, इसमें इन गुणों के विकास पर एक शिक्षक में ध्यान दिया जाता है। ये गुण कौन से है? क्रिएटिविटी होगी, मानवीय मूल्य, आत्मबोध, आत्मविश्वास, आत्मविकास और व्यक्तित्व। ये मॉडल जो है मुख्यतः कौन से मनोविज्ञान, कौन से स्कूल पर बेस्ड है? मानवतावादी मनोविज्ञान पर बेस्ड है। अब इसका अर्थ, पर्सनलिस्टिक जो शब्द है वो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से बना, अर्थात ये मॉडल शिक्षक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर आधारित होता है। इस मॉडल माना जाता है कि यदि शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशील होगा तो उसका शिक्षण भी प्रभावशाली होगा। यह मॉडल शिक्षक को केवल एक अध्यापक नहीं बल्कि एक संवेदनशील, प्रेरक, नैतिक और सृजनात्मक व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना चाहता है। कुछ परिभाषाएं हैं कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो की, जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो कार्ल रॉजर्स ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें वह अपनी संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सके। रॉजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात क्षमताएं होती है। यदि उसे स्वतंत्र, सुरक्षित, सहयोगात्मक वातावरण मिले तो अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम विकास कर सकता है। यानी जन्मजात क्षमताएं होती है, लेकिन उसको वातावरण दिया जाना चाहिए उन क्षमताओं के विकास के लिए। यदि उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो उन क्षमताओं का विकास नहीं हो पाएगा। अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। आत्म साक्षात्कार का जो टर्म है वो अब्राहम मैस्लो से रिलेटेड है। जब व्यक्ति अपनी सभी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर लेता है तो समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देता है, तब वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करता है। तो ये 2 डेफिनेशन है किसकी? पर्सनलिस्टिक टीचर्स एजुकेशन मॉडल की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? 1950-60 के दशक में मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के क्षेत्र में विचार प्रस्तुत किया कि केवल परीक्षा और अंक ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की भावनाओं का विकास करे, यानी शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति की भावनाओं का विकास करे, आत्मविश्वास को बढ़ाए, नैतिक मूल्यों का निर्धारण करे, रचनात्मक सोच को विकसित करे। ऊपर वाले जो 2 मॉडल हमने पढ़े, व्यवहारवादी और कॉम्पिटेंसी, उसमें कहीं ना कहीं रचनात्मकता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये मानवतावादी जो मॉडल है, मानवतावादी मनोविज्ञान पर आधारित जो मॉडल है, ये रचनात्मकवादी सोच को विकसित करने पर ध्यान देता है। इन्हीं विचारों के आधार पर पर्सनलिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल का विकास हुआ है। अब इसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? दार्शनिक आधार है कि ये मानवतावादी ह्यूमनिज्म पर आधारित है। मानवतावाद का अर्थ क्या होता है? मानवतावाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। ऐसे नहीं कह सकते इसमें तो कोई गुण है ही नहीं, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है। बस जरूरत होती है उचित वातावरण मिलने की, उन गुणों को निखारने की। प्रत्येक व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती है और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर छुपे हुए इन गुणों को, इन संभावनाओं का विकास करना। यदि 2 शिक्षक एक ही विषय पढ़ा रहे हैं, उनकी शैली अलग हो सकती है। पर्सनलिस्टिक मॉडल इस भिन्नता का सम्मान करता है, प्रत्येक शिक्षक को अपनी मौलिक शैली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तो दार्शनिक आधार हो गया। अब इसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है?
मनोवैज्ञानिक आधार है कि यह मॉडल मुख्य रूप से ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी पर बेस्ड है। प्रमुख वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है वो कार्ल रोजर्स है, अब्राहम मैस्लो है, आर्थर कॉम्स है। इनका मानना है कि जो शिक्षक है उसको भावनात्मक रूप से परिपक्व होना चाहिए, इमोशनली उसको मेच्योर होना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, और ऐसा टीचर होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को, जो विद्यार्थियों, उनका जो व्यक्तित्व है टीचर का वो ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर दे। अब आता है उद्देश्य। इस मॉडल के जो उद्देश्य हैं वो, पहला उद्देश्य है शिक्षक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इस मॉडल का पहला उद्देश्य शिक्षक के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करना है। यदि शिक्षक केवल विषय का ज्ञान रखता है लेकिन उसका व्यवहार सही नहीं है, व्यवहार कठोर है, विद्यार्थी प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वो संतुलित होना चाहिए, प्रेरणादायी होना चाहिए। आत्मविश्वास का विकास। एक शिक्षक तभी प्रभावी शिक्षण कर सकता है जब उसे अपने ज्ञान और क्षमता पर विश्वास हो। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे प्रस्तुतिकरण है, समूह चर्चा है, अभ्यास शिक्षण के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। यानी कौन सी गतिविधियों के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है? बार बार प्रेजेंटेशन करवाई जाए, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाए और प्रैक्टिस टीचिंग करवाई जाए, जिससे कि उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आता है आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। विकसित करना। शिक्षक अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचाने। शिक्षक को पता होगा कि उसकी संचार क्षमता जो है वो कमजोर है, जो वह बोल रहा है वो बच्चे सही से नहीं समझ रहे हैं, जो समझाना चाह रहा है वो कंटेंट बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब संचार क्षमता कमजोर है, तो उसे सुधारने का प्रयास करेगा। तो आत्मबोध होता है, खुद अपने भीतर झांक करके देखता है कि कौन सी कमजोरियों को दूर करना है। रचनात्मकता का विकास। शिक्षक केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे बल्कि नए नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करे, जैसे चार्ट का भी प्रयोग करे, मॉडल है, कहानी, नाटक, डिजिटल प्रस्तुति है, एआई आधारित टीचिंग। नेतृत्व क्षमता का विकास। शिक्षक जो होता है वो विद्यालय का नेता होता है, इसीलिए उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। टीम वर्क आना चाहिए, समस्या समाधान हो गया, प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए। मानवीय मूल्यों का विकास। शिक्षक में निम्न गुण भी होने चाहिए, जो मानवीय मूल्य वो भी शिक्षक में होने चाहिए। उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ईमानदारी, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व होने चाहिए। ऐसे गुण शिक्षक को विद्यार्थियों का आदर्श बनाते हैं। सहानुभूति के गुण को तो विद्यार्थी जो टीचर के अंदर देखेंगे वो स्वयं भी उसको अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी है, टीचर अगर आदर्श ईमानदार है तो विद्यार्थी भी ईमानदार बनेंगे और स्वयं के प्रति ईमानदार रहेंगे। सहयोग करने की भावना, सामाजिकता के गुणों का विकास होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा, बढ़ चढ़ करके वे सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। कुछ विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता है छात्र और शिक्षक दोनों का व्यक्तित्व विकास। इस मॉडल में केवल विद्यार्थियों का ही नहीं बल्कि शिक्षक का भी निरंतर विकास किया जाता है। यह जो मॉडल है वो व्यक्ति केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। ये मॉडल व्यक्ति की जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करता है। आत्म अनुभव पर बल। शिक्षक स्वयं अनुभव करके सीखता है, स्वयं मूल्यांकन करता है, अपना सेल्फ एवेल्यूशन करता है और एक रिफ्लेक्टिव जर्नल भी लिखता है, चिंतन डायरी लिखता है। वह हर जो चीज़ पढ़ाता है उसके बारे में लिखता है कि क्या क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयाँ आ रही है उसकी, और किस तरीके से टीचिंग करवाने पर कितना लर्निंग प्रभावी हुई है। उनके जो अनुभव होते हैं वह उसके अंदर वह भी साझा करता है। तो आत्म अनुभव पर बल दिया जाता है। लोकतांत्रिक वातावरण। प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी के बीच समानता और सम्मान का संबंध होता है, यानी उनके बीच में ऐसा संबंध होता है कि विद्यार्थी अपनी बात, अगर अपनी समस्या कुछ है तो वह उसको झिझके नहीं कहने में, खुल करके बात रख सके। तो प्रशिक्षक जो है, जो टीचर है, वो ऐसा होना चाहिए कि यदि विद्यार्थी को कोई समस्या है तो खुल करके वो बात रख सके। उसे ये डर नहीं होना चाहिए कि टीचर जो है वो चिढ़ जाएगा या उनको डांटेंगे। तो ये लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण इसके अंदर होता है, ये इसकी विशेषता है। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। इस मेथड के अंदर क्या व्यक्तिगत, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या होता है, अद्वितीय होता है, तो व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसका सम्मान किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सीखने की गति, रुचि, क्षमता अलग अलग होती है और इस मॉडल में इन भिन्नताओं को स्वीकार किया जाता है। सब अपनी गति से, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सकते हैं।
आत्म मूल्यांकन, शिक्षक स्वयं अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। कक्षा लेने के बाद शिक्षक स्वयं विचार करता है कि मैंने क्या अच्छा किया है और कहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता है। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, इसके क्या स्टेप्स हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, आप इनका वर्णन खुद कर सकते हैं, कक्षा में आपको समझाया हुआ है और यहाँ पर भी हमने आगे समझ लिया है। सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को जानना। फिर है आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस है। व्यक्तित्व विकास गतिविधियां करना, समूह चर्चा, सहभागिता, अभ्यास है, शिक्षण है, आत्म मूल्यांकन है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। शिक्षक और प्रशिक्षणार्थी की भूमिका के बारे में देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल ज्ञान देने वाला नहीं है, मार्गदर्शक है, प्रेरक है, परामर्शदाता है, सहायक है और एक आदर्श व्यक्तित्व, रोल मॉडल की भूमिका निभाता है। प्रशिक्षणार्थी जो कैसा होगा? सक्रिय भागीदारी होगा, आत्मचिंतन करने वाला होगा, सहयोगात्मक अधिगम की भूमिका में होगा, नवाचारी होगा। तो ये एक प्रशिक्षणार्थी की भूमिका है। और क्या होगा? आत्म मूल्यांकन है, दूसरों का सम्मान करने वाला। शिक्षण की विधियां कौन सा है? पर्सनलिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल के लिए, यानी व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स को काम में लिया जाता है? तो इस मॉडल में निम्न विधियों को काम में लिया जाता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए समूह चर्चा की जाती है, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, जहाँ खूब सारे स्टूडेंट्स अगर आपस में बैठ करके बात करते हैं तो एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला यदि बच्चा उसके साथ में है तो उनको देख करके वो प्रेरित होता है और अपने विचार रखता है। तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सेमिनार का आयोजन किया जाना, कार्यशाला है, रोल प्ले करना। यदि कोई बच्चे को कोई समस्या है, रोल प्ले के द्वारा हम बच्चों के अंदर जो समस्याएं हैं उसका भी उसको सामने लाया जा सकता है और समाधान किया जा सकता है। केस स्टडी हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिव जर्नल है, माइक्रो टीचिंग है। तो ये शिक्षण की विधियां हैं जिससे हम पर्सनलिस्टिक टीचर की बढ़ा सकते हैं। पीयर टीचिंग हो गया। मूल्यांकन, इस मॉडल में हम किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं? तो केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर नहीं होता है। इसके आधार क्या है मूल्यांकन के? आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्यूशन किया जाता है। पीयर इवेल्यूशन, सहपाठी, यानी कि जो उसके सहपाठी वो भी उसका इवेल्यूशन करेंगे, उसकी कमियां और उसके बारे में जानकारी देंगे। प्रशिक्षक भी ऑब्जर्वेशन करता है। पोर्टफोलियो का संधारण किया जाता है, पोर्टफोलियो को देख करके भी उसके व्यक्तित्व की पता लगाया जाता है, उसका आकलन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण को देकर के जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से दी जा रही है उससे भी व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार का व्यवहार है, उससे भी मूल्यांकन किया जाता है। अब इसके क्या लाभ है? इस मॉडल के लाभ है कि शिक्षक का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षक के व्यक्तित्व, नैतिकता, भावनात्मक संतुलन, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निरंतर अभ्यास है, आत्म मूल्यांकन शिक्षक को अधिक आत्मविश्वासी बनाते हैं, रचनात्मकता का विकास होता है, शिक्षक नवीन शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना सीखता है, सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध बनते हैं, सहानुभूति और संवाद पर बल होने से सीखने का वातावरण बेहतर होता है। सहानुभूति और संवाद पर बल होने से सीखने का वातावरण क्या होता है? बेहतर होता है। आपस में बातचीत होगी और समस्याओं के प्रति सहानुभूति भी होगी तो खुलकर बोलना और अधिक सीख सकेंगे बच्चे। तो जो वातावरण होगा वो सकारात्मक होगा, तो संबंध भी उनके सकारात्मक होंगे। तनाव प्रबंधन में सहायता मिलती है, भावनात्मक परिपक्वता विकसित होने से शिक्षक जो है अपने सामने आने वाली चुनौतियों का और अधिक बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। सीमाएं, कुछ कमियां भी है इस मॉडल की कि मूल्यांकन करना कठिन है, व्यक्तित्व भावनाएं हैं उनको मापना बड़ा मुश्किल होता है, व्यक्तित्व भावनात्मक विकास है उसको हम वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं माप सकते हैं, समय ज़्यादा लगता है। व्यक्तित्व का विकास एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। प्रशिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर, प्रशिक्षक जो है वो उनकी खुद की गुणवत्ता क्या, वो किस प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षु को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस प्रकार से सिखा रहे हैं, तो इस पर भी निर्भर करता है। प्रशिक्षक स्वयं ही प्रेरणादायक नहीं है, स्वयं में कोई गुण नहीं है, तो मॉडल की जो प्रभावशीलता है वो भी कम हो जाएगी। संसाधनों की आवश्यकताएं, कार्यशालाएं आयोजित करवाने, सेमिनार है, समूह गतिविधियां है, परामर्श है, जैसी सुविधाएं सभी संस्थानों के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाती है, ये कमी है इसकी। भारतीय संदर्भ में क्या महत्व है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शिक्षक के समग्र विकास पर बल देती है। एनसीटी शिक्षक में व्यवसायिक नैतिकता, नेतृत्व, चिंतनशीलता विकसित करने की बात करता है। समावेशी शिक्षा, जीवन कौशल, सामाजिक भावनात्मक अधिगम सीएल के लिए मॉडल बहुत उपयोगी है। अभी इस मॉडल का एक क्रिटिकल इवोल्यूशन है, वो ये है कि पर्सनलिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल आधुनिक शिक्षक शिक्षा में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। एक प्रभावी शिक्षक में संचार कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्य, रचनात्मकता, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। इस मॉडल की सफलता प्रशिक्षक की गुणवत्ता, संस्थागत संसाधनों, प्रशिक्षण के वातावरण पर निर्भर करती है। इसीलिए इसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल और इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल के साथ मिलाकर लागू करना प्रभावी माना जाता है। निष्कर्ष, पर्सनलिस्टिक टीचर एजुकेशन मॉडल शिक्षक को केवल एक विषय विशेषज्ञ, एक ज्ञान विशेषज्ञ नहीं, बल्कि संवेदनशील, नैतिक, आत्मविश्वासी, रचनात्मक, प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में विकसित करता है। वर्तमान समय में जब शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है, तब यह मॉडल शिक्षक शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक सिद्ध होता है। अब है ट्रेडिशनल क्राफ्ट टीचर एजुकेशन मॉडल। प्रस्तावना, शिक्षक शिक्षा के जो इतिहास में ट्रेडिशनल क्राफ्ट टीचर एजुकेशन मॉडल सबसे प्राचीन और व्यापक रूप से प्रयुक्त मॉडल माना जाता है। इस मॉडल का आधार यह विचार है कि शिक्षण क्या है, एक कला है, एक क्राफ्ट है, जिसमें किसी कुशल शिक्षक के साथ रहकर उसका अवलोकन करके, उसका अनुकरण करके सीखा जा सकता है। इसके बाद एक इंक्वायरी बेस्ड और बचेगा। प्राचीन भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा, मध्यकालीन शिल्प प्रशिक्षण इसी मॉडल के उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस प्रकार एक शिल्पकार अपने शिष्य को कार्य करते हुए सिखाता है, उसी प्रकार अनुभवी शिक्षक जो है अपने प्रशिक्षणार्थी को कक्षा में पढ़ाने की कला को सिखाता है। इस मॉडल में माना जाता है कि एक कुशल शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण शैली, अनुशासन, विद्यार्थियों से संवाद, कक्षा प्रबंधन देख करके, उसका अभ्यास करके ये अच्छा शिक्षक तैयार किया जा सकता है। अर्थ, ट्रेडिशनल का क्या अर्थ होता है? पारंपरिक या प्राचीन। क्राफ्ट का अर्थ होता है कला, कौशल, शिल्प। इस प्रकार ट्रेडिशनल क्राफ्ट टीचर एजुकेशन मॉडल वह मॉडल है जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण मुख्य रूप से अनुभवी शिक्षक के कार्यों का अवलोकन, अनुकरण और निरंतर अभ्यास करके प्राप्त किया जाता है। ये शब्द हमने मनोविज्ञान में भी कहीं पढ़े हैं, बांडूरा, कुछ याद आया होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से भी सीखा जा सकता है। सरल शब्दों में, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए एक अच्छे शिक्षक के साथ रहकर, अगर हमें अच्छा शिक्षक बना तो एक अच्छे टीचर के साथ रहकर उसकी जो शिक्षण कला है उसका ऑब्जर्वेशन करें और उसका अनुकरण करें, उसकी कला को सीखें। यही ट्रेडिशनल क्राफ्ट मॉडल का मूल आधार है। अब आता है इसकी परिभाषा। सारा कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम समझने के लिए इन लाइनों से हम समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट मॉडल is based on the belief that teaching is a practical craft learned by observing, imitating and practicing under the guidance of an experienced teacher. शिक्षण एक कला है, केवल किताबों से नहीं सीखी जा सकती। वास्तविक कक्षा में अनुभवी शिक्षक के साथ रहकर प्रभावी शिक्षण सीखा जाता है। अब इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है? अब विश्व का सबसे पुराना शिक्षक शिक्षा मॉडल क्या है? गुरुकुल प्रणाली, गुरु शिष्य परंपरा। उसमें भी यही मॉडल अपनाया जाता था। विद्यार्थी वर्षों तक गुरु के साथ रहते थे और उनके आदर्शों को अपनाते थे, उनके शिक्षण को, उनके व्यवहार को, उनके अनुशासन को, उनकी जो जीवन शैली वो सीखते थे। यूरोप में जो मध्यकाल में अप्रेंटिसशिप सिस्टम जो था वो प्रचलित था। जिस तरह से बढ़ई, लोहार, सुनार अपने शिष्य को कार्य करते हुए प्रशिक्षित करते थे, उसी प्रकार शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाता था। अब इसके कुछ दार्शनिक आधार है। ये मॉडल मुख्य रूप से पर्नेलिज्म यानी शाश्वतवाद, एसेंशियलिज्म,
आवश्यकतावाद पर आधारित है। शाश्वतवाद यानी पर्नियलिज्म इस दर्शन के अनुसार क्या है कि परंपराएं महत्वपूर्ण होती है, जो परंपराएं चली आ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अनुभवी व्यक्तियों से, जो व्यक्ति अनुभवी हैं, जो हमसे बेहतर हैं, उन्हें देख करके हमें सीखना चाहिए, वो सीखना सबसे अच्छा होता है। शिक्षा का उद्देश्य जो उत्कृष्ट परंपराएं हैं उनको विलोपित नहीं होने देना चाहिए, आगे बढ़ाना होता है। एसेंशियलिज्म आवश्यकतावाद, इसके अनुसार शिक्षक को आवश्यक जो ज्ञान है उस कौशल में दक्ष होना चाहिए, यानी उसको शिक्षण व्यवहार के लिए जो ज्ञान, जो कौशल जरूरी है उसे उसमें दक्ष होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, तो दार्शनिक आधार क्यों हो गए, मनोवैज्ञानिक आधार है। ये मॉडल मुख्य रूप से कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है, अभी हमने बात करी थी बांडुरा, तो ये आगे बांडुरा जी। मॉडल मुख्य रूप से सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी पर, अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है। बांडुरा के अनुसार मनुष्य क्या करता है, दूसरों को देखकर सीखता है, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। जैसे प्रशिक्षणार्थी देखता है कि एक अनुभवी शिक्षक जो है, उसका जो प्रशिक्षक है उसको पढ़ाते हुए देखता है कि वह विद्यार्थियों से किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, अनुशासन को कैसे बनाए रखा जा सकता है, कठिन विषयों को सरल करके कैसे पढ़ाया जाता है, तो वह उन्हें देख देख करके, ऑब्जर्वेशन कर करके, उनके अनुकरण करके धीरे धीरे वो सारे कौशल सीख जाता है। अब आता है उद्देश्य, इस मॉडल के क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रभावी शिक्षण कला विकसित करना, यानी ये जो शिक्षण की कला है वो कैसी हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, प्रभावी बनाना। फिर है इस मॉडल का, ये जो मॉडल है इसका उद्देश्य प्रशिक्षणार्थी की वास्तविक शिक्षण परिस्थिति में प्रभावी बनाना है। केवल सिद्धांत पढ़ लेने से कोई अच्छा टीचर नहीं होता है, उसको अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा, पढ़ाना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना और अभ्यास करवाना आना चाहिए। तो ये उद्देश्य, ये सब करवा करके हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। अनुभवी शिक्षक से सीखना, इसका अन्य उद्देश्य है कि जो अनुभवी शिक्षक है उससे हमें सीखना है। प्रशिक्षणार्थी अनुभवी शिक्षक के ज्ञान और अनुभवों का लाभ प्राप्त करता है। एक अनुभवी शिक्षक कई वर्षों के अनुभव से अनेक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना वो सीख चुका होता है, उसका अनुभव का जो फायदा है, जो लाभ है, वो प्रशिक्षणार्थियों को सहज ही मिल जाता है, जो उनके लिए अमूल्य होते हैं। व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यह जो मॉडल है इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षण प्रशिक्षण दे। प्रैक्टिस टीचिंग, प्रैक्टिकल जो टीचिंग उस पर बल देना, जैसे प्रैक्टिस टीचिंग हो गई, इंटर्नशिप है, उसमें बच्चा जो स्टूडेंट है, शिक्षक प्रशिक्षु स्कूल में जाकर के वहाँ की वास्तविक परिस्थितियों में काम करना देखता है और सीखता है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना है, तो ये प्रैक्टिकल टीचिंग है जिससे व्यवहारिक शिक्षण सीखता है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ये अनुशासन विकसित करना इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षणार्थी शिक्षक जो है समय का पालन करना, जिम्मेदारी, व्यवसायिक नैतिकता भी सीखता है। विद्यालय वातावरण से परिचित करना, अन्य उद्देश्य है कि प्रशिक्षणार्थी वास्तविक विद्यालय जीवन का अनुभव प्राप्त करता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या, पहला विशेषता है अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन मिल रहा है उसको। इस मॉडल में क्या होता है, अनुभवी शिक्षक जो है, मास्टर टीचर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह टीचर, वह जो प्रशिक्षु है उसको क्या सिखाता है, पढ़ाने की विधि है, कक्षा नियंत्रण है, सवाल पूछने के तरीके हैं, अनुशासन विकसित करना है, शिक्षार्थियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, और जो क्लास के अंदर जो छोटी मोटी समस्याएं आती है उसको तुरंत कैसे उसका निवारण करना है, तो ये अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में सीख जाता है। फिर है अवलोकन करना, ये इसकी विशेषता है। प्रशिक्षणार्थी क्या करता है, अपने से जो अनुभवी शिक्षक है या अपना जो प्रशिक्षक है उसको ध्यानपूर्वक देखता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करते हुए सीखता है कि पाठ की शुरुआत कैसे की गई, कैसे बच्चों के प्री नॉलेज को काम में लिया गया, किस प्रकार से पाठ का विकास प्रश्न पूछ करके किया गया है, और किस प्रकार मूल्यांकन प्रश्न पूछ पूछ करके किया जा रहा है, किस प्रकार से उदाहरण दिए जा रहे हैं, कक्षा को एक्टिव कैसे रखा जा रहा है, सारी कक्षा को सक्रिय कैसे रखा जा रहा है, यह उसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा देखता है। फिर है अनुकरण, अब सब देख लिया उसने, अब वह क्या करेगा, प्रशिक्षु जो है वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा, इमिटेशन करेगा, नकल करेगा। अवलोकन के बाद प्रशिक्षणार्थी वही कार्य स्वयं करने का प्रयास करता है। यदि अनुभवी शिक्षक चित्रों का प्रयोग करता है तो प्रशिक्षणार्थी भी वैसे ही करता है, वो मॉडल का प्रयोग करता है तो वह भी वैसे ही करेगा, कहानी का प्रयोग करता है तो वह भी वैसे ही करेगा, अनुकरण करता है, नकल करना। अभ्यास, अब लगातार अभ्यास क्या इसकी मॉडल की विशेषता है, बार बार प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस क्या होती है, बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को परफेक्ट बनाने के लिए, क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए टीचर परफेक्ट। अनुभव आधारित उपागम है, मॉडल अनुभव का सबसे अधिक महत्व देता है। कक्षा में जो समस्या आ रही है, वास्तविक समस्या आ रही है, उसका समाधान वह अनुभव से सीख
वह अपने जो अधिक बेहतर जो शिक्षक होता है, प्रशिक्षक होता है, उनके अनुभवों से सीख जाता है, जो वर्षों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो अनुभव आधारित अधिगम होता है, अनुभव को ये बहुत अधिक महत्व देता है। अब इस शिक्षण की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया हम सभी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब इसकी भी तो कुछ प्रक्रिया है। तो सबसे पहला है अनुभवी शिक्षक का प्रदर्शन। इसके बारे में डिटेल आप स्वयं लिख लेंगे, मैंने क्लास में भी समझा दिया है, यहाँ पर भी ऊपर हम समझ चुके हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है, पहला अनुभवी शिक्षक का प्रदर्शन, फिर दूसरा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करता है। अवलोकन करने के बाद अच्छी अच्छी चीज़ों को देखा है, अब क्या करेगा? वह अनुकरण करेगा, उनकी नकल करेगा, अपने व्यवहार में उतार लेगा, इमिटेशन। फिर अभ्यास शिक्षण करेगा, प्रैक्टिस टीचिंग करेगा, फीडबैक आएगा। तो ये इसके प्रमुख चरण है, ये इसकी प्रक्रिया है प्रशिक्षण की। फीडबैक के बाद उसे पता चला क्या कमियां हैं तो उसमें सुधार करेगा, क्या अच्छाई है तो उसको और बढ़ाएगा, दोबारा अभ्यास करेगा। इस तरीके से क्या हो जाता है? दक्ष शिक्षक का निर्माण हो जाता है। अब इसकी प्रक्रिया के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक एज यूजुअल क्या होता है? शिक्षक और प्रशिक्षणार्थी की भूमिका, किस प्रकार की भूमिका है। तो सबसे पहले शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुभवी शिक्षक जो है मार्गदर्शक होगा, प्रशिक्षक है, आदर्श है, सुपरविजन और पर्यवेक्षक, अच्छा पर्यवेक्षक होता है, मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभाता है। प्रशिक्षणार्थी यानी शिक्षक प्रशिक्षु की भूमिका क्या होती है? ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकता है, हर चीज़ों को देखता है, हर स्किल को देखता है, कैसे सवाल पूछना, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसको पॉइंट बना करके आप इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर वह अनुकरण करता है, जितनी भी चीज़ों का अवलोकन किया वो उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। अभ्यास करता है, गलती होती है तो फिर से करता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। सुझाव जो उसे दिए जाते हैं उसको सुधार करने के लिए उन सुझावों को स्वीकार करता है, अपने व्यवहार में लागू करता है और अपनी जो टीचिंग स्किल उसको और बेहतर बनाता है, स्वयं में सुधार करता है। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट्स आपको ध्यान में आ रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब इस मॉडल के अंदर भी कुछ शिक्षण की विधियां हैं। विधियां कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, यानी प्रदर्शन विधि है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, प्रैक्टिस टीचिंग है, इंटर्नशिप, सिमुलेशन, क्लासरूम टीचिंग, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम है। तो ये जो शिक्षण विधियां हैं ये इस मॉडल में काम में ली जाती है। मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मूल्यांकन मुख्यतः निम्न आधारों पर किया जाता है: कक्षा शिक्षण को देख करके, व्यवहार को देख करके, अनुशासन, समय प्रबंधन, विद्यार्थियों से संवाद करके, पाठ योजना, ब्लैक बोर्ड कार्य, इन सभी चीज़ों का अवलोकन करके, इनको देख करके, इनके परिणामों को देख करके मूल्यांकन किया जाता है कि ये इनमें क्या सुधार की आवश्यकता, क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। अब इस विधि के क्या लाभ है? लाभ, पहला व्यवहार लाभ है कि व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है, प्रशिक्षणार्थी वास्तविक विद्यालय परिस्थितियों का अनुभव करता है। दूसरा है अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन मिल रहा है, वर्षों से के अनुभव से प्राप्त ज्ञान वो सीधे प्रशिक्षु के पास पहुंच रहा है। आत्मविश्वास बढ़ता है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शिक्षक का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। कम लागत वाला मॉडल, अधिक तकनीकी संसाधनों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, देख करके ही सीख जाता है, तो ज्यादा संसाधनों की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा खर्चे इसके अंदर होते नहीं है। विद्यालय जीवन की वास्तविक समझ, शिक्षक को वास्तविक चुनौतियों का सामना करना सीखने का अवसर मिलता है। कुछ सीमाएं हैं इसकी, इसमें रचनात्मकता का अभाव होता है। प्रशिक्षणार्थी जो होता है अधिकतर क्या करता है? अनुभवी शिक्षक की नकल ही करता है, तो खुद की जो उसके अंदर नवीनता है, खुद की जो स्किल वो डेवलप नहीं होती है, नवीनता उसके अंदर कम हो जाती है, तो रचनात्मकता का अभाव होता है। वैज्ञानिक आधार कम है, मॉडल अनुसंधान आधारित नहीं है, रिसर्च नहीं होती, वैज्ञानिक नहीं है, सिर्फ देख करके सीखना है, नकल करना है, सिद्धांतों पर कम ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण अधिक होने से कभी कभी सैद्धांतिक समझ कमजोर रह जाती है। प्रशिक्षक पर अत्यधिक निर्भरता, यदि अनुभवी शिक्षक की शिक्षण शैली कमजोर है तो प्रशिक्षणार्थी भी वही कमियां सीख जाता है। प्रशिक्षक का दक्ष होना बहुत जरूरी है। आधुनिक तकनीकों का सीमित उपयोग है, देख करके सीख रहा है, उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो आधुनिक जो तकनीकें हैं, आईसीटी, एआई, डिजिटल शिक्षण है, इन आधुनिक साधनों पर कम बल दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है? भारतीय संदर्भ में महत्व। आज जो बीएड है, एमएड है, इस मॉडल के जब हम पढ़ते हैं बीएड एमएड को, तो इस मॉडल के कौन कौन से तत्व दिखते हैं? हम स्कूल इंटर्नशिप करने जाते हैं, बीएड में भी बच्चा है स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाता है, एमएड में भी जाता है, तो ये इसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पर एक आर्ट की तरफ बच्चे सीख रहे हैं कि किस तरीके से टीचिंग की जाती है। प्रैक्टिस टीचिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन है, मेंटर टीचर सिस्टम है, स्कूल ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। फिर है आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवेल्युएशन। अब इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं हम। ट्रेडिशनल क्राफ्ट टीचर एजुकेशन मॉडल, शिक्षक शिक्षा की नींव रखी है, व्यवहारिक प्रशिक्षण को महत्व दिया, मॉडल वास्तविक कक्षा अनुभव प्रदान करता है, आत्मविश्वास विकसित करता है,
आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताएं, लेकिन आधुनिक शिक्षा की आवश्यकताएं जैसे अनुसंधान, नवाचार, आईसीटी, चिंतनशील शिक्षण को देखते हुए केवल यही मॉडल पर्याप्त नहीं, अन्य मॉडल की जरूरत भी हमें पड़ती है। इसलिए वर्तमान समय में इसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पर्सनैलिस्टिक, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल के साथ समन्वित रूप से अपनाना ज़्यादा प्रभावी होता है। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? ट्रेडिशनल क्राफ्ट टीचर एजुकेशन मॉडल शिक्षक शिक्षा का सबसे प्राचीन और अनुभव आधारित मॉडल है। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण, अवलोकन, अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से कराया जाता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी वास्तविक शिक्षण कौशल को अगर विकसित करना है, विद्यालय अनुभव प्रदान करना है, तो यह मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब जो ये यूनिट खत्म होने वाली है, लेकिन एक लास्ट मॉडल बच गया है, वो है इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल। एक ये मॉडल है, और उसके बाद लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड है और स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब ये वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, तो हम इसको नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो और बन जाएगा 15-20 मिनट का, उसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको और डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं। अगली वीडियो आने तक गुड बाय।